नमस्कार, मैं अफजाज शेखर आजाद। नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिप गए थे, वह भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं। भारत को मर्सिडीज बेंच और पाकिस्तान को बजरी का ट्रक बताने वाले असीम मुनीर बार बार परमाणु बम निकाल रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो ऑपरेशन सिंदूर में ये देख भी चुका है, लेकिन असीम मुनीर बार बार भारत को धमकी क्यों दे रहे हैं जब अगले महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यकाल खत्म होने से पहले वो भारत से फिर युद्ध करना चाहते हो ताकि उन्हें एक्सटेंशन मिल सके? इन सब के बीच कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अब किसी भी तरह से भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना चाहता है। और असीम मुनीर भी अमेरिका में अंबानी का नाम ले चुके हैं, यानी पाकिस्तान का निशाना गुजरात हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो भारतीय सेना में डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। कुलकर्णी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने सियाचिन में तिरंगा लहराया था और पाकिस्तान के साथ अभी मई महीने में फिर से संघर्ष हुआ है। पाकिस्तान में जो है टमाटर की कीमत में देख रहा था 700 रुपए किलो है, आटा की किल्लत है, दाल की किल्लत है, तमाम आर्थिक संसाधन नहीं है। बावजूद युद्ध लड़ने की जो उनकी टेंडेंसी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? बार बार जो असीम मुनीर धमकी दे रहे हैं, परमाणु बम निकाल रहे हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फिक्र भारत विरोधी रही है जब से उसका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947। तो अगर हम देखें उसका जन्म क्यों हुआ, किस मकसद से हुआ और उसके बाद उनकी फिक्र क्या रही, वो साफ नजर आती है कि भारत विरोधी, भारत के बरखिलाफ और एक मजहबी तौर पर, एक इस्लामिक नेशन के तौर पर उसके जो बुनियाद है, वही बुनियाद जो है उसको बार बार धोखा दे रही है और आगे आने वाले समय में भी धोखा देगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी कर ले, और पाकिस्तान अभी देखेंगे हम 70-75 सालों में आगे वक्त डायरेक्टली हमें उसको रूल करती रही, चाहे वो अयूब खान रहे, चाहे जियाउल हक रहे, चाहे फिर उसके बाद मुशर्रफ आए और फिर बीच में बाकी आए, या फिर हम देखे हम लोग आसिफ चुनी। यानी कि या तो डायरेक्ट कंट्रोल में या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में, जैसे बाजवा साहब के बाद से लगातार इनडायरेक्ट कंट्रोल में पाकिस्तान फौज जानती है कि अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल आप लोगे तो ये वक्त नहीं है, क्योंकि आवाम में की छवि, उस छवि को जबरदस्त झटका लगा इमरान खान के आने के बाद। चाहे इमरान खान आए, इमरान खान भी शुरू में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड ही प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनके जो ताल्लुकात थे फौज के साथ बाद में जो बिगड़ते रहे और आज जेल में है, उसको देखते हुए तो पाकिस्तान की फिक्रत नहीं, और पाकिस्तान की शुरुआत से आदत रही कि किस प्रकार से आतंक को भारत के अंदर फैलाए और आतंक का सहारा लेकर के भारत को किस प्रकार से कमजोर बनाया जाए। जो पाकिस्तान खुद बिल्कुल जानता है वो भारत के साथ टक्कर किसी भी फील्ड में नहीं ले सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में भारत से टक्कर लेना उसको नामुमकिन है। तो क्या करना है, पड़ोसी तो बदली किया नहीं जा सकता, और पड़ोसी ने ठान ली है ये हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब अगर ये फिक्रत से पाकिस्तान चल रहा है, और इसमें क्या देखते हैं, हम बोलते हैं एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनिमी एंड फ्रेनेमीज। और एनिमी कौन हुए, जो आज एक तारीख में हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम मानते हैं कि वो कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है। अब उसने बांग्लादेश को भी अपने लपेट में लिया है, पुराना ईस्ट पाकिस्तान जिसकी मदद करके हमने बनाया उसको बांग्लादेश, क्योंकि बंगालियों की एक आप जो ईस्ट पाकिस्तान में थे वो चाहते थे कि उनका एक देश बने बांग्लादेश, तो उसकी मदद की करो, जो भी क्या जैसे भी क्या बांग्लादेश, अब उसको भी उन्होंने लपेट में ले लिया उनके जमात के द्वारा। तो ये तो होगी दुश्मन। अब सवाल है एनिमीज जो बोलते हैं वो आता है यूएसए और चीन, और ये क्या है, ये दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दुश्मन इसका मकसद कि भारत आर्थिक प्रगति पे ना जाए, भारत आर्थिक गति जो पकड़ रही है भारत ने, वो भारत ने हासिल नहीं करनी चाहिए। तो उनका मकसद भारत विरोधी क्यों होना है,
भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से रोकना। पाकिस्तान का मकसद क्या है? भारत के बरखिलाफ लड़ते रहना। तो वो चीन और अमेरिका दोनों को भी लगता है कि चलो ये दो देश आपकी नजर इनकी मिलती नहीं है, दोनों देश अलग अलग सोच के ऊपर है, उनका आधार अलग है। भारत जो है वो हर चांद पे जा पहुंचा है, ये तो जमीन पर भी सिर्फ आतंक फैलाने में है, पूरे विश्व में जाने जाते हैं सिर्फ आतंक के लिए। तो ये जो फिक्र है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी जो भी मैं कहूँगा अस्तित्व है, जैसा भी अस्तित्व है, चाहे आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान सब एक है। चाहे तो अलग अलग हो जाए, किसी को कल क्या होगा। तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके पास है, हो सकता है कल वो पूरा का पूरा हमारा तबका हमारे पास आ जाए, अपने आप आ जाए। तो ये जो सोच है पाकिस्तान, उसको देखते हुए आसिम मुनीर जो है रेडिकलाइज फील्ड मार्शल है, इतना रेडिकलाइज है। आपने देखा किस तरीके से पहलगाम हुआ, उसकी बातचीत थी, जिस प्रकार से वो हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है, हमने देखा। और किस प्रकार से आसिम मुनीर, अब जब उसको लगा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत नाजुक और उनको हर बार IMF में लोन लेने के लिए जाना पड़ता है, हर बार वो अमेरिका ही है या सऊदी अरेबिया अमेरिका के कहने पे उनको लोन देता है, चीन देता है तो अपना खून पूरा वसूल करता है। तो चीन के साथ उसके व्यवहार अलग है। चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन का मतलब है, चीन का मकसद है कि वो कॉरिडोर उनको चाहिए, जो उनके सिंकियांग प्रोविंस, गुजरात पास से होते हुए, गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए वो ग्वादार में आता है। तो वो चीन की रिक्वायरमेंट है। अमेरिका की रिक्वायरमेंट है चीन के ऊपर नजर रखना, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है कि भाई चीन के ऊपर अगर नजर रखनी है, ईरान के ऊपर नजर रखनी है, अफगानिस्तान का बगराम देश के ऊपर नजर रखनी है या लेना है, कैसे है। और अब उसको लगता है अब भारत पे भी अगर नजर रखनी है, भारत को भी अगर उसको अपनी गतिविधियों से दूर रखना है, तो किस प्रकार से उसको किया जा सकता है। जो अमेरिका ने कहा जाता है, बांग्लादेश ने भी किया, वहां कहा जाता है बाकी देशों में भी वो दखल अंदाजी देते हैं। जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे दोस्त है और इसलिए मैं वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता, ये क्या दर्शाता है कि क्या वो गड़बड़ करने के लिए है वहां, या क्या वो दूसरे के एक दोनों लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र एक भारत और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, ये दोनों लोकतंत्र क्या एक दूसरे के मतलब क्या कुछ दरार आई है जो इस तरह की बातचीत उनका राष्ट्रपति करे कि मोदी मेरा दोस्त है इसलिए मैं वहां पे कुछ उथल पुथल नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह का जो कथन है वो दर्शाता है कि भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो बहुत सक्रिय है, जिसमें पाकिस्तान जो है एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एक पड़ोसी और ऐसा पड़ोसी जो भारत का दुश्मन है। इसमें कोई शक नहीं, आज नहीं जब से वो उसका अस्तित्व आया, मतलब पैदा हुआ, पैदा होते ही भारत विरोधी जो गतिविधियां करता आया है कश्मीर में, और उसके बाद हम तो घास खाएंगे और हम तो बम बनाएंगे। तो ये क्या मकसद हुआ? मतलब हम तो खाने के ऐसा, आप खुद बोल रहे हैं 700 रुपए किलो तो टमाटर बोल रहे हैं आप। अगर देश के 700 रुपए किलो टमाटर, हमारे यहाँ पे तो हम खेत से गुजरते हुए तोड़ते हुए खाते हुए निकल जाते हैं, वहां पे अगर 700 रुपए के टमाटर हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है पाकिस्तान की। और वो पाकिस्तान जिसको खाने के लाले पड़े हैं, न्यूक्लियर बम बना रहा है। सऊदी अरेबिया से जाकर के उन्होंने संधि साइन की है और उसी सऊदी अरेबिया ने 24 दिन के अंदर उसकी औकात दिखा दी कि आपके ऊपर कोई भी हमला करे, अफगानिस्तान हमला करे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमला करे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला करे, तालिबान करे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। तो वो संधि का क्या माने हुआ? ऐसी संधि जो उन्होंने क्या कहा कि किसी देश के ऊपर आक्रमण होगा तो एक दूसरा देश उसकी मदद करेगा। ठिंगा दिखा दिया सऊदी अरेबिया ने 24 दिन के अंदर। और वैसे कतर के कारण, मध्यस्थता के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत युद्ध विराम अभी करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान के इतने सारे सिक्योरिटी और आर्मी के फौजी मारे गए जिनकी तस्वीरें निकाल करके अफगानिस्तान में अपने टैंक और गाड़ियों में लगा करके लाए हैं। उनकी हत्या, उनकी पत्नी उनको मार दिए, 100 से ज्यादा उनके फौजी मारे गए पिछले 4-5 दिनों में। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान इस तरह की बात करे, हम तो हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे, हम हिंदुस्तान को बिल्कुल अपने न्यूक्लियर बम से तो तबाह कर देंगे। ये जो बातें हो रही हैं, और खासकर जो रक्षा मंत्री ने कहा
जो आप बहुत बहुत अच्छी तरह आपने उसका याद दिलाया, गुजरात और सर जी। क्रीक, ये जो बात अचानक उठने में मैं आई है। सर मैं सर उस पे आऊंगा, मैं सर उस पे आऊंगा। मैं बेसिकली आप जो कह रहे थे कि जवान मारे गए हैं, अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि जो शुरुआती 9 महीने में 2025 में 2400 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। 2400 बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी देश के लिए। मैं सर पाकिस्तान सेना की एक मेंटेलिटी आपसे समझना चाहूंगा। आप लंबे समय तक भारतीय सेना में उच्च अधिकारी रहे। एक पाकिस्तान सेना के नंबर 2 अधिकारी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। उन्होंने कल परसों एक कार्यक्रम में अपना बयान दे रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की सेना जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, भारत की पॉलिटिक्स पर पाकिस्तान मतलब सेना कंट्रोल करती है। यानी खुद जो पाकिस्तान में हो रहा है वो उन्होंने भारत को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना जो ये लोग खुलेआम झूठ बोल लेते हैं, ये कैसे बोल लेते हैं? जनता इस चीज को बर्दाश्त कैसे कर सकती है, समझ कैसे लेती है, इनकी बातों में आ कैसे जाती है? मैं मेंटेलिटी को समझना चाहता हूँ सर। ये देखिएगा, पाकिस्तान की जो जनता है वो तो बिल्कुल ही, मैं कहूंगा, उनको अपने पेट पालने से मतलब है। आम जो आदमी है पाकिस्तान के अंदर, उसको तो यही नहीं मालूम उसको कल की रोटी कहां से मिलेगी और कब मिलेगी। ऐसा जी। देश जो जिनको ये, तो पाकिस्तान में तीन तरह के लोग हैं। एक जो आर्मी, और उनके साथ जो इलीट, जो पैसे वाले लोग हैं, शहबाज शरीफ, नवाज जी। शरीफ, भुट्टो खानदान, और ये जो है, ये खानदान है और आर्मी है। ये एक जो तबका है पाकिस्तान के अंदर, जो शुरुआत में कहते थे कि पूरा पाकिस्तान 30 फैमिलीज के गुत्थे में रहता है। दूसरा तबका है मुल्ला, जो बिल्कुल ही उन्होंने पाकिस्तानियों को, मैं कहूंगा, रेडिकलाइज करके रख दिया, क्योंकि उनको पैसा मिलता है सऊदी अरेबिया से, इधर उधर से। तो वो जो, मतलब, आपको हैरानी होगी कि मस्जिदें जितनी है, 6 लाख मस्जिदें हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ 2,90,000 स्कूल हैं। यहाँ पे स्कूल 2,90,000 स्कूल हो और यहाँ पे 6 लाख मस्जिदें हो, वो क्या दर्शाता है कि देश की वो जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है। तीसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान के अंदर है वो है, जो लोग, जो जिसे मैं बोलता हूँ फेंस सिटर्स, मतलब वो बेचारे परेशान हैं, चुप बैठे हैं कि क्या लेना देना, अपने को खाने पीने से मतलब है। वो भी तबका बहुत बड़ा है और वो जी। भारत की ओर देख रहा है। वो देख रहा है कि हमारा पड़ोसी भारत में जो उनके मुसलमान है वो ऐसे कैसे तरक्की कर रहे हैं। वो देख रहा है कि कश्मीर के अंदर भारत कितना तरक्की कैसे कर रहा है। जब वो आते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए हिंदुस्तान में, वो खुद देखते हैं कि जो सुनने को मिलता है उनको पाकिस्तान में, वो तो कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान में। वो उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कहीं उनको बुद्धू बनाया जा रहा है। तो ये भी तबका एक बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की जो एक बोलते हैं जो रोक स्टेट, एक पाकिस्तान जो है एक रोक स्टेट है, न्यूसेंस वैल्यू है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण अमेरिका उनको बीच बीच में क्या उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ देता रहता है जिससे कि वो अपने आप को खुश रखे। मकसद हमने देखा 70-71 में अमेरिका को जरूरत थी चीन की, क्योंकि वो सोचता था चीन को अपनी तरफ लेगा, चीन की इकोनॉमी को खोलेगा, वहां पे लोकतंत्र लाएगा, तो अमेरिका का भी एक और क्या बोलते दुकानदार के वहां पे बन जाएगा और उनसे चीजें खरीदेगा। लेकिन वो हुआ नहीं। अमेरिका का जो मंशा थी वो चीन ने पूरी नहीं की। चीन ने बल्कि उसी सिस्टम में रह करके अमेरिका को आंखें दिखाने की काबिलियत रखी। अब वो अमेरिका को भाया ने, अब अमेरिका सोचता पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ गई उसको, क्योंकि चीन उसको बार बार आंख दिखा रहा है, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के हो, या मैन्युफैक्चरिंग में हो, या सेमीकंडक्टर में हो, या ताइवान को लेकर के हो। तो उसको लग रहा है कि चीन जो मकसद था अमेरिका का उसको अपने तरफ लेने का, वो तो हल हुआ ही नहीं। मतलब वो सोच रहे थे कोल्ड वॉर के बाद एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा, वो है अमेरिका। अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड को जबरदस्त झटका लगा मल्टीलेटरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जिसमें चीन एक उभरता सितारा है। इसमें भी किसी को हमें पसंद हो ना हो, पर है तो सही। आज की तारीख में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो सही। हमारी तो 5 करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चौथे पायदान पर है 5 से, वो तो दूसरे पायदान पर है 30 से, अमेरिका है पहले पायदान पे 35 से। तो टक्कर तो दे रहा है। अगर टक्कर दे रहा है तो चीन ही टक्कर दे रहा है। और उन्होंने सोचा रूस में अगर हम अब तो पुतल कर देंगे तो रूस भी गिरेगा। तो रूस तो गिरा नहीं,
तो उन्होंने सोचा 15 दिन, वो तो 3 साल, चौथे साल में लड़ाई शुरुआत है। वहां पे तो चीन ने, हमें रूस भी टक्कर दे रहा है, तो वहां रूस टक्कर दे रहा है, वहां ईरान टक्कर दे रहा है, वहां चीन टक्कर दे रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि भारत जो है वो किसी के चापलूसी नहीं कर सकता। जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से चापलूसी की, हम सबने देखा, मतलब कि क्या हुआ इजिप्ट के अंदर, और जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस क्या थी और किस प्रकार से उन्होंने बातचीत की। शबाज अमेरिका के तो कई जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर ओलंपिक में चापलूसी का रेस हो तो शहबाज शरीफ पहले स्थान पर आएंगे। बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मतलब जिस प्रकार से और हो ही नहीं, चापलूसी तो चलो उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस चापलूसी के में ट्रंप साहब याद कर रहे हैं उनका जिगरी दोस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किधर है, आया नहीं है, लेकिन उनका प्रधानमंत्री इधर खड़ा है। और उनका फील्ड मार्शल क्या कर रहा है, उनको रेयर अर्थ एक सेल्समैन के माफिक दिखा रहा है कि ये हमारे देश में है, आप खरीदिए। क्या ये चीन को पसंद आएगा? चीन ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर का निवेश किया है। उनके यहाँ पे जो भी आज खाने पीने को मिल रहा है या जो कुछ भी है वो चीन के पर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जबरदस्त विडंबना है। पाकिस्तान भारतीयों को पसंद करता है और भारत से द्वेष करता है, और चीन चीनियों से द्वेष करता है तो चीन को पसंद करता है। तो ये देखिएगा, मतलब पाकिस्तानी जो है वो भारतीयों को पसंद करते हैं, भारत को नहीं पसंद करते, पर वहां पे चीनियों को पसंद नहीं करते, बस चीन को पसंद करते हैं, तो चीन से पैसा आता है। तो ये जो विडंबना है पाकिस्तान के अंदर, और अमेरिका को लेकर के, तो आप देखते हैं कि जो भी जनरल बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके परिवार अमेरिका में जाकर के बस जाते हैं, या अमेरिका में मिलेंगे, या दुबई में मिलेंगे, या कनाडा में मिलेंगे, या लंदन में मिलेंगे। अगर वो पैसा कमा रहे हैं, और पाकिस्तान की फौज सालाना 20 अरब डॉलर कमाती है, वो सब कुछ बेचते हैं। अगर 700 रुपए किलो के टमाटर है तो वो फौज बेच रही है, और फौज ही उसका फायदा उठा रही है। तो फौज सीमेंट भी बेचती है, आलू भी बेचती है, चीनी भी बेचती है, टमाटर भी बेचती है, जमीन भी बेचती है, लोगों को भी खरीदती है। तो फौज ही है पाकिस्तान के अंदर, वो सब कुछ करती है। तो ये जो एक ऐसा देश जो दूसरे के भरोसे 24 बार आईने ने उनको बेला किया, 24 बार आईने उसको बेला उतरा है, ये शर्म नहीं आती। प्रॉब्लम ये है। एक जैसा आप सर स्टार्ट में कह रहे थे कि पाकिस्तान का जब तक अस्तित्व है तब तक वो भारत से लड़ता रहेगा। एक अमेरिका के एक प्रसिद्ध डिफेंस एनालिस्ट है, उनका नाम है सी क्रिस्टन फेयर। उन्होंने एक किताब लिखी थी, फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वार। उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना जो है कई बार हार को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ जो खुराफात है, अलग अलग तरीके से युद्ध है, उसको वो करना जारी रखेगी। आतंकवाद पे भारत ने बहुत काफी कठोर कदम उठाया है, साफ कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा है, और तमाम जो हमारे मिलिट्री अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का बर्दाश्त नहीं है, और जो पाकिस्तान की तरफ से अगर आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत फिर से हमला करेगा। पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि वो भारत के अंदरूनी हिस्से में तो कम से कम हमला नहीं करवा पा रहे हैं, जो सरहदी इलाके में करवाते हैं या कश्मीर तक सीमित है या कई आर्मी चेकपोस्ट पॉइंट्स पे करवा पाते हैं। तो पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि जो आसिम मुनीर को इस तरह से बयानबाजी करवा रही है, या वो किस तरह से प्लान कर सकते हैं? देखिए, आसिम मुनीर, जैसे आप कह रहे थे शुरुआत में कि उनका जो कार्यकाल है समाप्त होने को आ रहा है, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिला है, 3 साल के लिए चीफ बनते हैं वहां पे, पर 5 साल का एक्सटेंशन मिला है, जो अगले साल नहीं, अब 2027 में चला जाएगा वो। तो वहां तक तो वो अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, पर फील्ड मार्शल है, और वो एक पहला टेन्योर हो सकता है खत्म करके भी शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, भुट्टो, जरदारी, ये सब जो है उनको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये सत्ता में ना आ जाए। पर पाकिस्तान की जो फौज है बहुत एक तरीके से मैं आपको होशियार और धूर्त फौज है। वो जानती है कि सत्ता में आकर के उनको लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि उन्हीं के कोर कमांडर के घर को पहली बार लाहौर में जला दिया। कहाँ ऐसे हुआ कि कोर कमांडर के घर जल गए? उनका जो पुराना डीजी जो जेब में हाथ डाल करके अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को खड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान का राज किया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अब बताओ कि कहाँ पे क्या है। तब उन्होंने देखा, उसी तालिबान ने उनको अपनी जगह दिखा दी कि आपने जो किया
हमने आपकी मदद की, आप आज हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। भारत ने शुरुआत से ही हमारी मदद की, हमारे यहाँ आतंक की मदद नहीं की। उन्होंने हमारे यहाँ पे आकर के अस्पताल बनाए, हमारे यहाँ पे आकर के उन्होंने पार्लियामेंट बनाए, हमारे यहाँ पे आकर के उन्होंने पावर के स्ट्रक्चर बनाए, हमारे यहाँ पे आके भारत ने रास्ते बनाए। हमारे यहाँ पर जब भी आपदा आती है तो अर्थक्वेक आता है तो चाबहार पोर्ट से हमारे को ये खाना पानी दवाइयां ला करके देते हैं। तो उनका जो नजरिया है भारत का और अफगानिस्तान को अलग है। अब वो भी नहीं पाकिस्तान को भाता। अब कि पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान तो हमारे हाथ से खाना खाएगा, हमारे हम तो सामने रखेंगे अफगानिस्तान, ये तालिबान तो हमारा है। हाँ हमारा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उन्हीं का था, तहरीक लबैक पाकिस्तान वो भी उन्हीं का था, वो तो फौज का था। क्या होकर गया, लाखों करोड़ों लोग रास्ते पे आकर के पाकिस्तान को रास्ते खोदने पड़े जिससे कि लाहौर में आगे ना आए। तो ये हालत पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आसिम मुनीर आए वहां पे या कोई भी चीफ आए, उनको लगता है यही मौका है, करोड़ों कमाओ और लाखों लाखों करोड़ों कमाओ और बाहर जाकर के सेटल हो जाओ बस। कहाँ है वो बाजवा साहब, नाम इतना सुनते थे, कहाँ है उनके दूसरे शरीफ साहब, वो भी उनके चीफ थे, वो कहाँ है आजकल, कहीं नहीं नजर आएंगे। सारे के सारे बाहर हैं अपने परिवार के साथ, मतलब वो पाकिस्तान में भी रहना नहीं पसंद करते। तो ये फौज की फिक्रत है, आप समझ सकते हैं कि ऐसी फौज और ऐसा देश और भारत विरोधी, मतलब उनको लगता है कि हम भारत में मुसलमानों को हम भारत में एक तरीके से एक दरार पैदा कर लेंगे। वो भूल गए कि भारत के मुसलमान अलग मुसलमान हैं। अगर वो चाहते तो वो पाकिस्तान पहले ही चले जाते, पहले बांग्लादेश चले जाते। वो अगर भारत के अंदर है तो उनकी सोच अलग है। और भारत के मुसलमानों को भी अब पूरा ज्ञान है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट है और उसके साथ बिल्कुल भी हम लोगों ने कुछ नहीं लेना देना है। हम अलग हैं, वो अलग है, खत्म हो गई कहानी। तो पाकिस्तान सुधरता नहीं है और उसको लगता है हम इसके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो हो नहीं सकता है। और मुझे लगता है जब तक भारत आत्मनिर्भर रहेगा, जब तक आर्थिक प्रगति करता रहेगा, जब तक सबको नौकरी देता रहेगा, जब तक अपने लोगों के बीच में, हम बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास बहुत जरूरी है। सबका साथ सबका विश्वास ही भारत को आगे ले जाएगा। और चाहे अमेरिका की कोई फिक्रत हो, चीन की कोई फिक्रत हो, वो हमें पाकिस्तान को हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हो या पाकिस्तान बांग्लादेश को हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल कर, सब नाकामयाब होंगे। एक चीज और है सर, आपने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जाहिर सी बात है अगले 10-15 सालों में भारत भी अपने आप को एक पावर सेंटर तो मानेगा ही कम से कम, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भले डोनाल्ड ट्रंप इसको एक डेड इकोनॉमी कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन, जाहिर सी बात है अगले 15 सालों में मेरे ख्याल से चीन शायद अमेरिका को भी ओवरटेक करके नंबर 1 पे चला जाए। तो भारत को रोकने की कोशिश जहां तक हो रही है, तो एक तरह से चीन हो या अमेरिका हो, एनी हो, ये चाहेंगे कि पाकिस्तान एक युद्ध करे भारत से, जिससे कि डैमेज भारत की अर्थव्यवस्था पर हो। असीम मुनीर कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है एक बजरी का ट्रक है, भारत मर्सिडीज बेंज है। जाहिर तौर पर उनका निशाना गुजरात हो सकता है, जहां पे कि उन्होंने अंबानी का नाम लिया था। भारत इस युद्ध को जो बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर युद्ध एक अवश्यम भावी हो जाए तो क्या इसको टाला कैसे जाए या फिर भारत की रणनीति किस तरह से होनी चाहिए? देखिएगा, भारत के साथ सब क्या उसको बोलते हैं, सिर्फ एक सहानुभूति दे सकते हैं। तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, चाहे वो डिप्लोमेसी में हो या वो टेक्नोलॉजी में हो। भारत ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। भारत विकसित होगा तो उसकी जलन लोगों को होती है, उससे कोई खुश नहीं होता है। भारत में गरीबी देख करके लोगों को में खुशी फैलती है, उसमें कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बोलने के लिए है, सहानुभूति दिखाने के लिए है। लेकिन भारत जानता है और आज की तारीख में जो नेतृत्व है भारत के अंदर और जिस प्रकार से हम 7.5% ग्रोथ पे चल रहे हैं, वो भी देख करके लोगों को हैरानी होती है कि पूरे विश्व में कोविड के बाद और फिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद इजराइल और गाजा में जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से ईरान पे हुआ, जिस प्रकार से सीरिया में हुआ, मिडिल ईस्ट में उथल पुथल हो रहा है, अफ्रीका में उथल पुथल हो रहा है, एशिया में उथल पुथल हो रहा है, उसके बावजूद भारत तरक्की कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये लोगों को नहीं भाता है।
और ये जो मोदी फोबिया है ना, ये एक बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान में कोई अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा उनको नेतृत्व कैसे चाहिए, हमें मोदी चाहिए, वो नहीं बोल रहे, हमें तो मोदी जैसा नेता चाहिए। मतलब मोदी फोबिया, डर, और वही डर क्या क्या हो जाता है, वही ऐसा नेतृत्व को देख करके अमेरिका में भी थोड़ा सा उसका भी कहे जाए, दोस्ती दिखाए। मैंने जैसे फ्रेनेमीज मैंने कहा, यानी कि दोस्त भी है और दुश्मन भी है। चीन भी जानता है, मतलब चीन और अमेरिका भारत को आर्थिक इसमें मजबूत होने नहीं देता है, और पाकिस्तान जो है वो उसको डर लगता है कि अगर इस तरह का नेतृत्व भारत में हुआ तो उन्होंने देख लिया कि पुलवामा के बाद क्या हुआ, उन्होंने देख लिया पहलगाम के बाद क्या हुआ, उन्होंने देख लिया ऑप सिंदूर में जिस प्रकार से अभी तक सिर्फ उसको मतलब एक तरीके से स्थगित नहीं किया है लेकिन रोक के रखा हुआ है। तो ये डर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के डर, मतलब अब पाकिस्तान के अंदर एक भय हो गया है कि ये भय इसलिए है, इसलिए इस तरह की बातचीत होती है, हम तो आपको धरती से बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। कहां से खत्म कर देंगे, कौन खत्म करेगा, कौन सा न्यूक्लियर है इनके पास, न्यूक्लियर ब्लॉक कारगिल में भी हमने दिखा दिया कि कोई न्यूक्लियर का इतना माने नहीं है, और सिंदूर में भी दिखा दिया। और भी इनका ये कहना बार बार आसिम मुनीर का कि हमने तो अपने आप को बड़ा संयम दिखाया है, हम इसके बाद संयम नहीं दिखाएंगे। अरे जी तो सही, कितनी हिम्मत है, कोई हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में। तो क्यों नूर खान देश पे जब अटैक हुआ क्यों अमेरिका बिल्कुल कूद पड़ा, इसलिए कूदा ना कि अमेरिका के भी एसेट्स हैं उधर, अमेरिका भी जानता है कि उसके कुछ एसेट्स उधर है, तो पाकिस्तान भी शायद कंट्रोल नहीं करता होगा उन एसेट्स को, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रहा है, क्या कहां से ऑपरेट करता है, तो उसको तो जरूरत थी ना पाकिस्तान की, जिसका फायदा सबने उठाया, जिसका फायदा सबने उठाया। मुशर्रफ क्या बोलता था, ये तो जी हमारे हीरो है, सारे आतंकियों को बोलता मुशर्रफ खुले बोलता था, ये तो हमारे हीरो है। तो जो जिसके आतंकी ही हीरो है वो देश क्या कर सकता है, क्या लड़ेगा। पर इतना कहने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा भारत को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के दोस्त नहीं है, भारत के अंदरूनी मामले में भी लोग मतलब मैं ये कहूंगा हमारे बीच में भी एक ऐसा तबका है जो मैं ये नहीं कहता कि भारत विरोधी है, लेकिन वो भारत का लीडरशिप के विरोधी है, भारत विरोधी नहीं हो सकता है। तो भारत का जो नेतृत्व है उसको बदली करने में वो भी दूसरे के इधर उधर जाता है, चीन जाता है, अमेरिका जाता है, पाकिस्तान के साथ मिल जाता है। तो ये जो तबका भारत के अंदर है ये भी एक खतरनाक तबका है। सबका मकसद मतलब ये कहना कि कोई भारत विरोधी है, नहीं, भारत विरोधी पर एम सबका मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं पर। कोई तो सोचता है मोदी को हटाओ, कोई को इसको लगता है ये मोदी खतरे, पाकिस्तान को मोदी का खतरा अलग है, अमेरिका को नेतृत्व का खतरा अलग है, चीन को नेतृत्व का खतरा अलग है, भारत के अंदर पार्टीज को मोदी का खतरा अलग है। तो ये जो खतरे हैं ये एक तरीके से मैं कहूंगा इससे भारत कमजोर होता है, और इस कमजोरी का फायदा फिर ये लोग उठाना शुरू करते हैं। फिर वो स्लीपर सेल्स हुए, आपके OGWs हुए, आपके पाकिस्तान से ढकेले हुए लोग हुए, या भारत के अंदर भी कई लोग हैं जो नाखुश है, वो फिर मिल जाते हैं। तो इसका खतरा हम लोगों को बहुत यकीनन बहुत बहुत मैं कहूंगा हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और स्पेशली गुजरात में, क्योंकि रिलायंस का इतना बड़ा रिफाइनरीज है वहां पे, रशियन रिफाइनरी है, और जिस बार बार कह रहा है तो ये दर्शाता है कि हम लोगों को वहां पे एयर डिफेंस, क्योंकि इतने सारी मिसाइल और ड्रोन को हमने ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान की गिराया है, पर अगर एक भी आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा था, परसेप्शन वार वो 4-5 विमानों का जिक्र करते हुए गिरा दिया, उसको लेकर के हल्ला करते रहते हैं, फर्जी का एक माहौल बनाते हैं। लेकिन अगर वास्तव में उनके हाथ में अगर कोई से तस्वीर लगती है, जैसा आपने कहा, अगर मतलब इजराइल में भी तो मिसाइलें गिरी ही है ईरान की ना, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर तो वो पता नहीं, वो शायद आसमान पे चले जाए। सर क्रीक को लेकर के सवाल है जो आप कुछ देर पहले चर्चा करते, राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उस तरफ आप गए तो फिर आपका भूगोल, इतिहास सब कुछ डमाडोल हो जाएगा। उन्होंने लगभग पूरी तरह से कह ही दिया है। तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि भारतीय सेना सरहद पार भी कर सकती है सर क्रीक के संदर्भ में। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, हर हमेशा दोनों देशों के बीच में चाहे बैक ट्रैक डिप्लोमेसी हो या डायरेक्ट डिप्लोमेसी हो,
हर एक को लगता था सर क्रीक हुआ, सियाचिन हुआ, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि ये तो मसला हल हो जाएगा। एलओसी का जो मसला है, वो जो 700 किलोमीटर का मसला है जिसमें फेंस लगी हुई है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला है, वो हल होना शायद बहुत कठिन है। लेकिन सर क्रीक हुआ, सियाचिन हुआ, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है। उस लो हैंगिंग फ्रूट में सर क्रीक का जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से उनका ड्रोन है, अगर अपने को याद होगा तो थोड़े साल पहले हम लोगों ने उनका एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का वहां गिराया था, इसीलिए गिराया था कि वो कहीं ना कहीं जासूसी करते रहते हैं। उनका मकसद है कि यहाँ पे जो रिफाइनरीज है, जिस प्रकार से बनी हुई सर्कल के नजदीक, क्योंकि भुज है, और भुज में और आसपास जो पूरे रिफाइनरीज है, उनको एक निशाना बनाया जाए। जब उसको निशाना बनाया जाएगा तो हम लोग जो 7.5% ग्रोथ की बात करते हैं, वो अगर गिर करके 5% हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त नुकसान होगा भारत को। हम सोच रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे अगले 2 साल में, तो वो 2 का भी 6 साल हो जाएगा। तो ये सबको देखते हुए हम लोगों को जरूर सोचना पड़ता है, पाकिस्तान को वो निगरानी रखनी पड़ती है। इसलिए अपने जो सैटेलाइट्स है, चाहे हमारे 50 एक ही सैटेलाइट्स है, अब हम लोगों को और सैटेलाइट्स रखने पड़ेंगे, जिससे कि निगरानी पाकिस्तान के ऊपर, मतलब उनका आसिम मुनीर भी अगर अपना कमरे से बाहर निकलता है, वो भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और जो शहबाज शरीफ है कि मीटिंग में जाता है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जब हम इतनी निगरानी पाकिस्तान के ऊपर रखेंगे, तब ही वो यकीन करेंगे कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की सोचता है भारत को, वो नुकसान पाकिस्तान ना पहुंचा पाए। गुजरात में नहीं, पंजाब में भी ना पहुंचा पाए। भारत में अब हम लोगों ने देखा 26/11 में क्या किया, मुंबई में किस तरीके से उन्होंने हमले किए, किस प्रकार से नुकसान पहुंचा उन्होंने। इसी सोच से किया, ये फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का, यहाँ नुकसान करेंगे तो हिंदुस्तान जबरदस्त बैकफुट का सब पकड़ा गया, और उनसे उसकी पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ, जो मानने को तैयार नहीं कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब कासब ने जब माना, जबकि वो लगा करके आया था हाथ में कि मैं हिंदू हूँ, तो इस तरह की जो है पाकिस्तान की, मुझे लगता है हम लोगों को सतर्क रहना, अंदरूनी सतर्कता बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, जिसके बारे में बार बार करते हैं, और प्रधानमंत्री INS विक्रांत पे जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, वो बहुत जरूरी है कि अपना आत्मनिर्भर होना, भारत की अंदरूनी व्यवस्था में उथल पुथल नहीं होने देना, सबको साथ में ले चलना, और अंदरूनी मामले में भी भारतीय में एक बहुत बड़ी, हम लोगों में, मुझे लगता है आपके दर्शक बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं कहूं, हम लोगों में जो करप्शन है उसको कम करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम लोग करप्शन कम करेंगे तो मुझे लगता है हर एक को फायदा होगा। लेकिन कि आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूं, मैं तो कुछ ना कुछ लेता ही हूं, और मेरे को किसी को कुछ देना ही है तभी मेरा काम होगा। ये जो जात भतीजावाद, ये जो है, ये सब खत्म होना चाहिए। मुझे लगता है जिस दिन ये भारत के अंदर खत्म हो जाएगा, भारत अपने आप अपने मकाम पर जहां पहुंचेगा, जहां मैं और आप चाहते हैं कि हर कोई, हम सबको अभी भी गर्व है, आज बहुत गर्व है हम सबको कि हम भारतीय हैं, तो वो गर्व में और मैं कहूँगा प्रतिभाशाली रहेंगे हम लोग, अगर भारत से हम ये जो करप्शन है इसको मिटाने की कोशिश करें। एक चीज सर, अफगानिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछला 7-8 दिनों 10 दिन तक काफी तनावपूर्ण हालत रहे। पाकिस्तान ने पहले काबुल पर एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान तालिबान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ। तालिबान ने दावा किया कि 57-58 सैनिकों को हमने मारा है। अब जाकर के कतर की मध्यस्थता में जाकर के एक सीज फायर होता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वाकई में सीज फायर मुमकिन है, हो पाएगा? देखिएगा, जहां तक तालिबान या अफगानिस्तान, क्योंकि अब तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान में, अगर इसको कहूँ 3.2, तालिबान 1.0 में, तो वो मैं कहूँगा तकरीबन 2001 तक, 1996 से 2001 में तो वो सत्ता में रहे, तो वो सबको कह सकते हैं तालिबान 1.2। 2.0 में 20 साल उनके पीछे कौन लगा रहा? अमेरिका।
यानी कि 2021 तक, 2001 से लेकर के 2021 तक तालिबान 2.0 बेचारा भारी खाता रहा अमेरिका, और उसका मदद कौन किया? तो पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने दोहरी चाल चली, एक तो तालिबान को मरवाया, अफगानियों को मरवाया और अमेरिका के द्वारा, और इधर से दोस्ती, हक्कानी नेटवर्क से दोस्ती भी दिखाते रहे। वो तो अब तालिबान 3.0 है, जब उन्होंने 15 अगस्त 2021 से अपनी सत्ता संभाली है। अब कहीं ना कहीं डुरांड लाइन को लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज ही नहीं, बहुत पहले से ही, 15 अगस्त से ही शुरू है, क्योंकि ये जो लाइन है ये डुरांड लाइन है। इसका मतलब था कि उसको बोलते हैं अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अंग्रेजों ने बनाया था रूस की को देखते हुए कि रूस कहीं उधर से ना आ जाए, इसलिए इन्होंने ये डुरांड लाइन बनाई, और जान के उन्होंने पश्तूनों को आधे अपनी तरफ रखे और आधे अफगान को दिए, कि ये सोच करके कि अगर रूस आता भी है तो कम से कम आधे पश्तून हमारी तरफ होंगे तो आंख और कान का काम करेंगे, रूसियों को दूर रखेंगे। इसलिए उन्होंने वो डुरांड लाइन बनाई, और वो पश्तूनों के बीच से गुजरती है। लेकिन उसका मकसद था इंडस नदी, इंडस नदी के पूरब में और इंडस नदी के पश्चिम में। इंडस नदी के पश्चिम में पश्तून रहते हैं और पूरब में सारे के सारे पंजाबी रहते हैं। और तो ये जो पंजाबी है, इनका रहना, खाना पीना, सब कुछ उन पश्तूनों से अलग है, बोलचाल अलग है, खाना पीना अलग है, उनकी आउटलुक अलग है, तो ये दोनों अलग। लेकिन अंग्रेजों ने का मकसद डिवीजन पैदा करना था, इस मकसद से कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद ये जो डुरांड लाइन 2600 किलोमीटर लंबी, इस डुरांड लाइन को फेंसिंग शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने 2016-2017 के बाद से लगा था, इस प्रकार से फेंसिंग किया, 2014 से फेंसिंग किया, उससे अफगानिस्तान में जबरदस्त आक्रोश हुआ। 1200 उन्होंने पोस्ट बनाए, 1100 उन्होंने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए, और 8 उन्होंने क्रॉसिंग रखी। तो इससे जो पश्तून है वो मानने को तैयार नहीं। पश्तून कहते हैं हमारा तो पेशावर तक हम जाएंगे, क्वेटा तक हम जाएंगे, आप करो ना करो। अब पश्तून आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है नफरी की तादाद में, अफगानिस्तान में कम है। चाहे अफगानिस्तान में 50% पश्तून हो और पाकिस्तान में सिर्फ 20% पश्तून हो, तो 20% नंबर में अफगानिस्तान से ज्यादा है। तो पाकिस्तान जो जिस प्रकार से अफगानियों के बरखिलाफ जो कार्रवाई कर रहा था शुरुआत में, उन मुजाहिदीनों को उन्होंने तालिबान बनाया और इन्होंने अमेरिका को मदद के लिए रूस से लड़वाया, जैसे भी किया। तो मुझे नहीं लगता है अगर पाकिस्तान इसी तरह अफगानियों के बरखिलाफ कार्रवाई करता रहेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें जबरदस्त दरार आई है। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो अफगानिस्तान में नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां पे पाकिस्तान उनको हवाई जहाज से ठोक रहा है, वहां पे ड्रोन से ठोक रहा है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं कम से कम आज की तारीख में, पर अब वो अपने ही लोगों के ऊपर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, बम मार रहा है, बम गिरा रहा है, जिससे बलूची मारे जा रहे हैं, जिसमें से खैबर पख्तूनख्वा तहरीक तालिबान पाकिस्तान मारा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या मुशर्रफ के हुए लाल मस्जिद में जो हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने जो आर्मी पब्लिक स्कूल लाहौर के वो हमला किया जिसमें 132 से 40 बच्चे मारे गए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की नफरत है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ रहा है फौज के बरखिलाफ, पूरे पाकिस्तान को लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मदद मिल रही है तालिबान अफगानिस्तान से। जबकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए मुत्तकी साहब, उन्होंने क्या कहा, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना, वो खुद अकेले हैं। और जब पाकिस्तान ये जो है 7 अरब डॉलर के हथियार जो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ करके गया, वो हथियार कुछ पाकिस्तान की फौज ने लिए, कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लिए, कुछ तालिबान ने रखे। तो ये जो हथियार बट गए हैं वहां पे स्मॉल आर्म, इसके उनके पास M4 है, AK-47 है, तरह तरह के आले हैं, रात को देखने के आले हैं, हेलमेट्स है, एम्यूनिशन है। मतलब ये जो क्या है, ये क्या है, ये अमेरिका छोड़ करके गया। तो उस इलाके में जो अब एक तरीके से सबके पास हथियार है और वहां पे हथियार बनाते भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो हथियार बनते हैं।
तो आप समझ सकते हैं खैबर पास और ये जो है वो आप हथियार बनते हैं, तो पाकिस्तान वो इलाका हथियार बनाता भी है और अमेरिका के छोड़े हुए हथियार को इस्तेमाल भी करता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दरार पैदा हो गई है। इसको मुझे नहीं लगता है ब्रिज होगा, चाहे कतर जरूर मध्यस्थता करके सीज फायर लाया है, पर ये सीज फायर टेम्पररी होगा क्योंकि अफगानियों को पाकिस्तानियों ने भी भगा दिया है पाकिस्तान से। एक बहुत बड़ा एक चीज सर, भारत ने भी अब तालिबान के साथ अपने रिश्ते जोड़ लिए। भारत का दूतावास जो है वो भी आधिकारिक तौर पर काबुल में अब शुरू हो गया है। आपको लगता है कि भारत को अब तालिबान के साथ सैन्य संबंध जो है वो बनाने चाहिए? कई अफगान के जर्नलिस्ट हैं वो लिख रहे हैं या कि भारत को जो है हथियार देने चाहिए तालिबान को या अफगानिस्तान फोर्स को। डू यू थिंक कि हथियार का सौदा करना चाहिए, रक्षा संबंध बढ़ाना चाहिए? देखिए, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो काबुली बारा के टाइम से है, बहुत पुराने हम दोनों के रिश्ते हैं। और जैसे मैं बता रहा कि हम भारत ने $3 अरब का निवेश किया है अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान नहीं था और उसके बाद आया, तो अफगानिस्तान ने तालिबान और लोगों को इस बात का एहसास है कि भारत ने जो निवेश अफगानिस्तान ने किया है उसका वो फायदा उठा रहे हैं, चाहे पीने के पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर के हो, पार्लियामेंट हो, अस्पताल हो, जो कुछ भी है, स्कूल जो रास्ते हैं, वो भारत ने निवेश करके बना करके दिए उनको। और आज की तारीख में उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान जो है, ऐसे नहीं कि बोलते हैं ना एनिमीज आर माय फ्रेंड, वो हिसाब चाणक्य वाला नहीं मैं बात कर रहा, वो देख रहे हैं कि वाकई हिंदुस्तान जो है तो उनका जो रवैया है अफगानियों की तरफ एक प्यार मोहब्बत और मदद का है। इसलिए ये कहना कि अफगानिस्तान हम लोगों से हथियार मांगेगा, मुझे नहीं लगता है मांगेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को मालूम है कि वो खुद काबिलियत रखता है। और वहां पे जो लड़ाई है, पाकिस्तान के पास बहुत A1 फौज हो, जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट हो, जबरदस्त तुर्की से उनको ड्रोन मिले, चीन से ड्रोन मिले, अमेरिका के उनके पास हथियार हो, लेकिन जो लोग हैं वहां के जो लोग हैं पंजाबी भाग जाएंगे अफगानियों के सामने, वो लड़ने की काबिलियत नहीं रखते हैं, वो जानते हैं। तो पाकिस्तानी जानता है कि वो अफगानियों के साथ या पश्तूनों के साथ नहीं लड़ सकता है, बलूचियों के साथ नहीं लड़ सकता है। इसलिए तो ये आसिम मुनीर बार बार कह रहा है कि भारत ये भारत के प्रॉक्सी है। क्यों कह रहा है? आसिम मुनीर भी कह रहा है और उनके डिफेंस मिनिस्टर आसिफ भी यही कह रहे हैं, ये तो जी भारत के प्रॉक्सी है। कहाँ भारत के प्रॉक्सी है? मैं तो बहुत खुश हूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूंगा अगर मैं भारत का प्रॉक्सी बन करके उधर लड़ूं। तो ऐसे अफगानी किसी की उनको जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं मुसलमान हम हैं, हम तो पैदा ही मुसलमान है, हमें मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको जो ट्राइबल एफिनिटी है, पश्तून होने का जो पश्तून वाली जो उनका जोश देती है, वो उनको मजहब नहीं, उनको अपने जो पश्तून वाली में जो गर्व है, उस गर्व को पाकिस्तानी जो है अगर ठेस पहुंचाएगा तो पाकिस्तान जबरदस्त, पाकिस्तान को नुकसान होगा। बगराम पे सर मैं एक सवाल पूछूंगा। जो भी तनाव चल रहा है पाकिस्तान तालिबान के, जो कई थ्योरी में भी कहा जा रहा है कि बगराम एयरबेस पे बेसिकली अमेरिका कंट्रोल चाह रहा है, इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करना चाह रहा है पाकिस्तान के जरिए, ताकि एक उथल पुथल एक क्योस का कंडीशन बनाया जाए, फिर उसका फायदा उठा करके अमेरिका की वापसी हो पाए बगराम में। क्या लगता है इस थ्योरी में इस तरह से पाकिस्तान सेना, चूंकि पाकिस्तान सेना तो अमेरिका के इशारे पर भी काम कर ही रही है, असीम मुनीर से 2 बार मुलाकात हुई है, 2 बार असीम मुनीर व्हाइट हाउस भी गए हैं, तो डू यू थिंक कि एक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में पर्दे के पीछे से खिचड़ी पक रही होगी? देखिएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने हकानी नेटवर्क को अभी भी अफगानिस्तान में रखा हुआ है, उनके मिनिस्टर भी है, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान का हकानी नेटवर्क का काम कर रहा है, जो ISI का ही एक अंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर अमेरिका को बगराम बेस की जरूरत होती, जब दोहा में टॉक्स हो रहे होते, तो ये एक जरूर एक पॉइंट होता कि हम अमेरिका वहां से निकलेगा लेकिन बगराम एयर बेस को अपने पास रखेगा। तो जो बाइडेन के वक्त तो इस तरह की बातचीत हुई नहीं, तो ट्रंप तो जानते हैं, ये अचानक ट्रंप को जो कहना कि मुझे बगराम बेस चाहिए क्योंकि उसको ईरान के ऊपर नजर रखनी है, उसको चीन के ऊपर नजर रखनी है, उसको अफगानिस्तान पे नजर रखनी है, तो ये तो गलत हो गया। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लगता होगा पाकिस्तान पे भी अगर नजर रखनी है तो बगराम, क्योंकि उनका खुद का लड़का जो है वो तो क्रिप्टो करेंसी में है, अगर उनका खुद का
लड़का टिकटॉक का बच्चा तो सारे के सारे वो जो क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्या दर्शाता है? ये एक ही चीज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का पर्सनल इंटरेस्ट भी है, प्लस पाकिस्तान में अमेरिका के डीप स्टेट का भी इंटरेस्ट है। वो सब है। चाहे बगराम अगर उनको चाहिए होता तो अब तो बहुत लेट हो गए। अब चीन लेने देगा क्या? रूस लेने देगा क्या? अमेरिका ने, या तो अमेरिका ने छोड़ने से पहले 15 अगस्त 2021 में जाने से पहले उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। बगराम तो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ा फिर? अगर उनको उनको इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि अपने $7 अरब के हथियार भी निकाल ले, वो भी नहीं निकाल पाए। उनके हवाई जहाजों में लोग लटके हुए थे, आसमान से नीचे गिर रहे थे। तो ये तो हालत थी अमेरिका की और पाकिस्तान की जब वो छोड़ रहे थे अफगानिस्तान को। मुझे नहीं लगता है कि बगराम के ऊपर अब कोई अफगानियों को जो उनकी मुझे लगता है उनका जो जोश और उनका जो प्राइड है अफगानियों का, उसको देखते हुए तो अमेरिकन को आने नहीं देंगे। वो तो अपनी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी ही मैं कहूंगा औरतों के ऊपर इतना पाबंदी लगा रखी है, तो वो कहाँ से अमेरिकन को अंदर आने देंगे? वो तो बिल्कुल भी यूरोपियंस, अमेरिकन, वेस्टर्न लोगों को नजदीक नहीं आने देते। तो ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान बगराम को लेकर के अमेरिका को देगा या मानेगा। तो हमें उस तरह होगा तो रूस भी आने नहीं देगा। और रूस ही एक ऐसा देश है जिसने तालिबान में अपनी एम्बेसी सबसे पहले खोली है। जी सबसे जी पहला रेसिग्नेशन और एम्बेसी किसने खोली? रूस ने खोली। और उसी रूस के विरुद्ध अमेरिका आया था, कहा? अफगानिस्तान के अंदर। तो ये तो जी बहुत कैच-22 सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि बगराम अमेरिका को मिलेगा। और रूस जो सब सोच रहे थे, यूरोप भी सोच रहा था कि कमजोर पड़ेगा, वो तो लड़ाई के बाद और मजबूत हो गया है। और बिल्कुल उससे बिल्कुल यूरोपियन यूनियन को भी तकलीफ हो रही है, नाटो को भी तकलीफ हो रही है, यूक्रेन को भी तकलीफ हो रही है, अमेरिका को भी तकलीफ हो रही है। जी तो अब थोड़ा सा अलग सा हो गया ये। तो मुझे लगता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड जो अमेरिका की एक मंशा थी, तो वो मंशा मुश्किल लगती है। खत्म हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने विस्तार से काफी अच्छे से समझाया। सारी आपने इतिहास पूर्व नागरिक सब हमें, हमारे दर्शकों को के सामने आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अफगानिस्तान को लेकर के, भारत को लेकर के, आप जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।